नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो इस सीरीज के इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जो है इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस सीरीज के सभी लेक्चर उस प्लेलिस्ट में अपडेट होते रहेंगे, तो वहां जाकर आप पिछले जो लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं उन्हें देख लीजिए। इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्नों को हम शामिल करते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वास्तविक परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हूबहू उसी तरह के प्रश्न हम आपके लिए बनाएं। तो बहुत गंभीरता से इस टेस्ट को लेने की जरूरत है। आप अच्छा रहेगा कि एक सादा पेपर ले लीजिए और उस पर 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग कर लीजिए और आप जो है उस पर अपने आंसर को मार्क करते हुए चलिए। अंत में देखिए कुल कितने आपने सही किए, कुल कितने गलत किए। एक प्रश्न सही करने पे 1 नंबर आपको मिलेगा और एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपका कटेगा। तो इस हिसाब से अंत में जोड़ करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितना ठीक किया है। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 6 महीने के लिए हमने करंट अफेयर्स 6 महीने का इस चैनल पे पिछले दिनों में जारी किया था, तो वो आपकी आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय। ABCD। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। कुमारगुप्त प्रथम, तो पहले का हमारा उत्तर है A। आइए व्याख्या देखें। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता था। तो बौद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान, तो महायान ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे हम आ गए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 धार्मिक शिक्षक और सूची 2 राज्य जिससे वो संबंधित थे। तो रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, लालदेद, मोहम्मद गेसुदराज, कश्मीर, गुलबर्गा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए और इसका जो है उत्तर देने का प्रयास करिए। तो एक प्रकार से जो है केवल हम इसी प्रकार से नाम से चलें तो इस तरह के नाम हमें दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर A का C होगा तो ना तो A में, ना ही B में और ना ही D में। यहां पे एक लेसन मैं आपको और देना चाहूंगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि अब 2-2, 3-3 ऑप्शन आने पे ही उत्तर निकल रहा है। ऐसे काफी प्रश्न देखने को अभी भी मिल रहे हैं जहां पर कि एक ऑप्शन भी आपको आता है तो आप जो है उस प्रश्न को क्रैक कर लेते हैं। तो इस विधि का तो प्रयोग आपको करते हुए ही चलना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा C उत्तर आ गया। अगर दूसरी तरीके से हम अगर देखें ज्ञानदेव दूसरे का, तो ज्ञानदेव भी थोड़ा फेमस है महाराष्ट्र। ठीक है, तो सेकंड का D, अगर सेकंड का D भी हमें पता होता तब भी देखिए हमें उत्तर मिल रहा है। ठीक है, और लालदेद, कश्मीर 3 का A, इनके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। और B4 का हमारा जो है B है गुलबर्गा, मोहम्मद गेसुदराज, गुलबर्गा। तो हमारा उत्तर 2 का C है। आइए व्याख्या देखें। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलन से जुड़े संत एवं उनसे संबंधित राज्य, तो रामानुजाचार्य तमिलनाडु, ज्ञानदेव महाराष्ट्र, लालदेद कश्मीर और सैयद मोहम्मद गेसुदराज गुलबर्गा। तो C हमारा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था और बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इनमें से कौन सा से कथन सही है? केवल एक व 2, केवल 3, 1, 2 व 3। देखिए हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं रहेगा, तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर देने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद, और इसीलिए पूरा पढ़ रहा हूं ताकि तब तक आप जो है अपना उत्तर तलाश लें। ठीक है, तो अब देखिए
बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, तो ये नरमपंथी नहीं थे। लाल बाल पाल की तिकड़ी के ये पाल थे, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल गरमपंथी थे, तो ये तो गलत है, ये कथन गलत है। ये नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई, ये भी गलत है। हम जानते हैं 1906 बंगाल विभाजन के बाद 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा केवल एक ऑप्शन सही है और वो है 3, और इसलिए सी ऑप्शन हमारा उत्तर है। आइए देखें, तो वही सारी बातें जो है इसमें लिखी गई है। तो बिपिन चंद्र पाल गरम दल के थे, राष्ट्रीय 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी, और वो सारी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा। अगला, ब्रिटिश भारत में चल रहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्या है कथन? गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। दूसरा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। और तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इनमें से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं। तो देखिए, गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, ये गलत है। ये आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में ईवी स्वामी के द्वारा जो है, जिन्हें पेरियार कहा जाता था, चलाया गया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले, तो सर्वप्रथम निचली जाति की लड़कियों के लिए स्कूल ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, उनकी पत्नी यानी जो है फुले दंपति ने खोला था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, यानी कोई सही नहीं है। तो डी हमारा चौथे का उत्तर होगा। आइए देखें, तो ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता था, दक्षिण भारत में उन्होंने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। गांधी जी ने अस्पृश्यता के लिए काम किया था और 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी, और ये ज्योतिबा फुले जी वाला मामला। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन के लोगो चिन्ह पर निम्नलिखित में से क्या वर्णित है? क्या लिखा है? सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। ABCD, जल्दी से बताइए। तो इस पे लिखा है सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले। आइए व्याख्या देखें। तो ए इसका उत्तर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में। इसके बाद इसका मुख्यालय 1951 में वाशिंगटन से बदलकर रोम कर दिया गया, तो इस समय इसका मुख्यालय रोम में है। और इस संगठन के लोगो चिन्ह पर लैटिन भाषा में लिखा है फैट पेंट्स, और जिसका अर्थ है सबको रोटी मिले, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जल डमरू मध्य है और दूसरी तरफ सागर है। तो मलक्का, हारमुज, बेरिंग, इनमें से कौन सा से युग्म सही है? ठीक है। तो मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, हारमुज ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी, बेरिंग आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। जल्दी से उत्तर बताइए। देखिए, ये सभी सही सुमेलित ही हैं, अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर। आइए देखें। तो मलक्का जल संधि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, अर्थात यह अंडमान सागर एवं
दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और ये युग्म सही है। हार्मुज जल संधि ओमान व ईरान के मध्य, ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है, ये भी सही है। और बेलिंजर डब्लू मध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। और 92 किमी चौड़ी यह जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो युग्म 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही है। ठीक है, तीनों। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में देश के कुछ प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं तथा सूची 2 में उनकी स्थिति दी गई है। लगभग प्रत्येक वर्ष इस तरह का जो है सुमेलन जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो बेलाडीला, बाबा बुदन, गुरु महिसानी, नोवा मंडी, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। यह प्रश्न थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा, निश्चित रूप से यह प्रश्न मुश्किल होगा। तो नोवा मंडी तो झारखंड में है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो ए गया, बी गया, बचा हुआ है सी और डी, क्योंकि दोनों में 2 है। ठीक है, और ये बेलाडीला जो है ये है 1 छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये इसका डी उत्तर हो गया। तो 7 का हमारा उत्तर है डी। आइए देखते हैं। ठीक है, तो देश के लौह अयस्क उत्तर इसका डी है। उड़ीसा का दिया हुआ है, गुरु माहिसानी, छत्तीसगढ़, बेलाडीला, कर्नाटक, बाबा बुदन। ठीक है, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड, नोवा मंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे क्रैक करने का प्रयास करिए। दर्द आर्यन जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे मुख्य रूप से बौद्ध हैं तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। वे मुख्य रूप से पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। केवल एक सत्य, केवल 2 सत्य, 1 और 2 दोनों सत्य, न तो 1 और न ही 2 सत्य है। जल्दी से बताइए। दर्द आर्यन, तो देखिए दर्द आर्यन जो हैं ये बौद्ध नहीं है। ठीक है, तो 1 तो नहीं है और इसलिए बी इसका उत्तर है केवल 2। आइए थोड़ी इनकी व्याख्या देखें और इनसे महत्वपूर्ण बात करें। तो ये दर्द आर्यन जनजाति कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इन्हें दारद उन समुदायों को कहा जाता है जो दारदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, दर्द आर्यन या दारद भी कहते हैं इनको। और ये आर्य लोगों की एक उप शाखा है। माना जाता है कि ये सिकंदर की सेना के सैनिकों का एक समूह पोरस के साथ युद्ध के बाद ग्रीस लौट रहा था। वे लोग अपना रास्ता भटक गए। वे लद्दाख के दाहनू गांव पहुंचे और वहीं बस गए, क्योंकि लद्दाख घाटी में सिर्फ वही इलाका उपजाऊ है। इस समुदाय पर नूरबू नाम के स्कॉलर ने गहन अध्ययन किया। उनके मुताबिक इस कबीले के लोग लद्दाख के आम लोगों से सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक और भाषाई आधार पर बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो दर्द आर्यन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी रोचकता के लिए कुछ मैं बताना चाहूंगा। एक तो इनकी उम्र को लेकर के बहुत अलग अलग तरह का दावा किया जाता है। काफी गोरे चिट्ठे लोग हैं ये, और कहा इनके बारे में ये जाता है कि ये काफी ज्यादा वर्षों तक जीवित रह पाते हैं और काफी समय तक ये जो है यंग भी बने रहते हैं। तो इनके बारे में अगर आपकी रुचि होगी आप लोगों की तो पढ़िएगा। तो हमारा फिलहाल उत्तर है बी। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में तो संविधान का अनुच्छेद लिखा है और सूची 2 में संबंधित प्रावधान लिखा है, ऐसे भी आता है। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 111 संघीय न्यायपालिका लोक सेवा आयोग के कार्य निर्वाचन, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति ना देना। तो देखिए ए का तो 1 है, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, और डी ये जो है अनुच्छेद 111 इसका है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने या न देने का अधिकार, यानी 4। ठीक है, तो डी का हमारा है 4 और ए का अनुच्छेद 124 का है संघीय न्याय
पालिका, ठीक है। तो इसका है ए। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो है ए, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन केवल ए में मिल रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर है, यानी 9th का हमारा उत्तर है ए। आइए व्याख्या देखें। तो अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, 320 लोक सेवा आयोग कार्य, अनुच्छेद 324 निर्वाचन और 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने या न देने का अधिकार। तो विकल्प ए सही है 9th का। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5, 6, 7, 8, ठीक है। निर्वाचन आयोग से एक प्रश्न जरूर पूछता है हर साल, तो इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर है 10 का डी। कुल 8 दल अभी हैं। आइए देखें। तो पिछले वर्ष नेशनल पीपल्स पार्टी एनएनपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में अब 8 राष्ट्रीय दल हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्टियां। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की रक्षा हेतु समय समय पर कई आंदोलन चलाए गए। इस संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, चिपको आंदोलन उत्तराखंड, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र और जंगल बचाओ आंदोलन पंजाब। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जंगल बचाओ आंदोलन ये जो है पंजाब में नहीं चलाया गया था, तो 11 का डी हमारा उत्तर है, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में झारखंड के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उत्तराखंड में शुरू किया गया था, चंडी प्रसाद भट्ट थे। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ और ये पूरा पश्चिमी घाट, इसमें गोवा वगैरह भी शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामगंगा एवं कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती हैं। राजस्थान में स्थित सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भालू के लिए संरक्षित है। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक व दोनों सही है, एक व दोनों गलत है। जल्दी से बताइए। तो देखिए, रामगंगा एवं कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में स्थित सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भालू के लिए संरक्षित है, बिल्कुल नहीं। भालू के लिए नहीं, बाघ के लिए ये जो है संरक्षित हैं। आइए देखें। तो ए इसका उत्तर हो गया, सॉरी केवल एक सही है, ठीक है। केवल एक सही है, यहां पे मैं लिखना भूल गया, और 2 गलत है। जैसा कि मैंने बताया ये भालू के लिए नहीं है, ये बाघ के लिए, तो 2 गलत है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और रामगंगा एवं कोसी नदियां इससे प्रवाहित होती हैं। और राजस्थान में सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए संरक्षित है। अतः कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। जल्दी से बताइए ABCD। तो पुडुचेरी इसका उत्तर है, 13 का सी। आइए देखते हैं। तो 13 का सी उत्तर है। केंद्र शासित प्रदेश और लिंगानुपात के हिसाब से उनका क्रम पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़। आप जैसा कि देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर पूछा जा रहा है और सबसे कम पूछा जा रहा है। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर। जल्दी से बताइए। तो श्रावस्ती इसका उत्तर है, 14 का हमारा उत्तर है बी, श्रावस्ती। आइए देखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर न्यूनतम साक्षरता वाले प्रथम 3 जिले बढ़ते क्रम में इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्यूरिंग क्या है? गन्ने में लगने वाला रोग है, कहवा की एक विशेष प्रजाति है,
तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया है। कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात द्वारा विकसित सरसों की एक नई प्रजाति है। ABCD जल्दी से बताइए, क्यूरिंग क्या है? तो C क्यूरिंग है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया। आइए देखें, तो C इसका उत्तर है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है। इससे पौधों में वांछित रंग, गंधक, गंध तथा लचक इत्यादि गुणों का विकास होता है। विश्व में चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है और 2017 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र चीन 40%, ब्राजील 12% और भारत 10% है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऐसे एग्जाम में भी थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, नहीं तो लगता है कि सही पूछ रहा है, जबकि यहां पूछा जा रहा है सही नहीं। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कुर्ग जनपद में लगाए गए थे। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। चाय के पौधों को ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है और कुफरी आलू की किस्म है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। निश्चित रूप से यह प्रश्न जो है मुश्किल है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसके वजह से ये प्रश्न जो है मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से यही गलत भी है। आइए देखें, तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद कर्नाटक में लगाया गया था। ठीक है, तो ए सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? अब ये प्रश्न आ गया इकोनॉमी का। देखिए, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत आर्थिक सहायकी यानी अनुवृत्तियां यानी उपादान यानी सब्सिडी की बात हो रही है। ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट केंद्र के राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा घटक है। केवल 1, केवल 2। अब पूछ क्या रहा है? सही है। कौन से सही है? ठीक है, अब देखिए, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत आर्थिक सहायकी यानी उपादान यानी अनुवृत्ति है। देखिए, एक चीज तो यह है कि इस टर्म को इस प्रकार से समझना, हम जानते हैं कि वेतन आयोग भी लगते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन सब्सिडी को लेकर के एक मतलब इस तरह का बना दिया गया है कि इससे बजट घाटा बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक के टर्म में ये सही है कि इससे बजट घाटा बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो सही है कि बजट घाटा बढ़ता है सब्सिडी देने से। ठीक है, और क्या करा? ब्याज भुगतान केंद्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है। तो यहां पर जो हम लोगों ने लोन लिया है पूरे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, देशों से, तो आप देखते होंगे कि एक तो चार्ट आता है रुपया आता कहां से है और दूसरा आता है रुपया जाता कहां से है। तो रुपया जाने में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी मद जो है वो केवल ब्याज के लिए जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है और इसलिए इसका उत्तर सी है। 1 और दोनों सही है। आइए देखें, तो सी इसका सही है। प्रश्न में दिए गए दोनों ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी वह नीति है। तो स्वतंत्र व्यापार की बात हो रही है, WTO जिसके बारे में बात करता है। तो फ्री व्यापार यानी स्वतंत्र व्यापार नीति कब हम कहेंगे कि स्वतंत्र व्यापार नीति चल रही है? पहला, प्रशुल्क यानी टैरिफ अनुपस्थित होता है और संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसको आप कहेंगे? तो निश्चित रूप से पहले को कहेंगे कि टैरिफ जो है जहां अनुपस्थित रहता है। एक्चुअली होता है क्या कि संरक्षणवादी नीतियों में बाहरी सामानों को अपने देश से दूर रखने के लिए होता क्या है कि बहुत हैवी टैरिफ उस पर इंपोज की जाती है। तो 100 रुपए का सामान है, कहा जाएगा कि 200 रुपए तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे और उसके बाद इसको हम जो है अंदर आने देंगे। तो जो बाहर से सामान आ रहा है वो किसी देश में जाके महंगा हो गया क्योंकि टैरिफ उस पर बहुत ज्यादा वसूल ली गई। तो
ये कहा जाता है कि संरक्षणवादी बाजार आप बना रहे हैं, बाहर के सामान को आप बिकने नहीं देना चाहते क्योंकि उसको इतना महंगा कर दे रहे हैं कि वो compete ही नहीं कर पा रहा है स्थानीय मार्केट में। तो ये माना जाता है कि टैरिफ हो ही नहीं, वो सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो 18 का ए, और इसलिए ए संतुलित विकास इससे जुड़ा हुआ टर्म नहीं है, तो ए इसका उत्तर है। ठीक है, आइए निम्नलिखित हार्मोन्स पर विचार कीजिए। जिब्रेलिन, एप्नेफ्रिन, साइटोकाइनिन, इनमें से कौन सा से पादप हार्मोन हैं? जल्दी से बताइए। तो बी इसका उत्तर है, 1 व 3। ठीक है, आइए व्याख्या देखें। तो ऐसे रसायन जो पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद इन्हें फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जिबेरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एबिसिक एसिड सभी पादप हार्मोन हैं, और एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। एड्रेनलिन के नाम से जाना जाने वाला यह हार्मोन यकृत पर स्थित एड्रेनल ग्रंथियों के मेडुला भाग यानी आंतरिक द्वारा स्रावित होता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, तो हमने देखा इसका उत्तर बी। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का नहीं है? छोटा आकार, अस्पष्ट केंद्रक, एक क्रोमोसोम, अनुपस्थित केंद्रक झिल्ली। तो अस्पष्ट केंद्रक, ठीक है, बी इसका उत्तर है। आइए देखें। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट, तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली होती है उन्हें यूकोरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट होता है। ठीक है, और यहां पे दिया गया है उनमें क्या क्या जो है अंतर होता है। ठीक है, दोनों में। आगे आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोट की सहायता से चुनिए। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, कारण स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल व क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताइए। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ये सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आइए देखें। तो 20 का उत्तर है, तो शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल तथा क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ये दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और इसलिए ये जो है विकल्प बी सही है। ठीक है, आइए 22वें प्रश्न पर आ गए हम लोग। तो कथन 1 और कथन 2। तो किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। कथन 2, प्रकाश के जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। दोनों कथन व्यष्टित सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें से कौन सा है? तो कथन 1 जो है ये तो सत्य है, ठीक है, और कथन ये 2 जो है ये असत्य है। आइए देखें। तो लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तब कथन 1 सही है। कथन 2 असत्य है क्योंकि प्रकाश के जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक, तथा प्रकाश के जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रकार विकल्प सी इसका उत्तर है। आगे प्रत्यूष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा प्रश्न है। यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, यह विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, यह 6.8 पेटाफ्लॉप की उच्चतम क्षमता पर कार्य कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल 2 व 3, 1, 2 व 3 और कोई नहीं। तो प्रत्यूष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर उत्तर बताइए जल्दी से। तो देखिए प्रत्यूष से संबंधित 1, 2, 3
तीनों जो है कथन सही है और इसका उत्तर है सी। आइए देखिए, तो मौसम तथा जलवायु अनुसंधान के लिए समर्पित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर भारत का पहला तथा विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, अतः कथन 1 व 2 सही है। यह कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है जो 6.8 पेटाफ्लॉप की उच्च क्षमता पर कार्य कर सकता है, अतः कथन 3 भी सही है और इस प्रकार सी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यह बेहद अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, रोजमर्रा के जीवन में यह चीज हमारे काम आती है। आइए, 20 रुपए की नई नोट पर कौन सी आकृति चित्रित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा की गुफाएं, रानी की वाव और सांची का स्तूप। तो 24 का उत्तर जल्दी से बताइए। तो 20 का उत्तर है एलोरा की गुफाएं। आइए व्याख्या देखें। ठीक है, तो भारतीय नोट एवं उन पर छपे चित्र यहां पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो 10 रुपए का नोट, इसका रंग है चॉकलेट ब्राउन और ये छपा, इस पे छपा है जो चित्र वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 50 रुपया फ्लोरोसेंट ब्लू और हम्पी का पत्थर से बना रथ बना हुआ है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य। 100 रुपया लेवेंडर कलर है इसका और रानी की वाव इस पे बनी हुई है। 200 रुपये ब्राइट येलो कलर है, सांची स्तूप इस पे बना हुआ है। 500 रुपया स्टोन ग्रे कलर है और लाल किला इस पे बना हुआ है और 2000 रुपये मेजेंटा इसका कलर है और मंगलयान इस पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखें। तो गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ABCD जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर गुप्तोत्तर काल के मंदिर व उनके निर्माणकर्ता लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं। आगे, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो यह निश्चित रूप से आसान प्रश्न है और इसका उत्तर है कथक। आइए व्याख्या देखें। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना कथक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल। ABCD। तो इसका उत्तर है बुंदेलखंड। 27 का हमारा उत्तर है ए। आइए देखें। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। आद्यकल्प में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्टज, हार्न ब्लेड, क्लोरोराइट आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने योद्धा ऐप लॉन्च किया है? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड। ABCD जल्दी से उत्तर बताइए। इसका उत्तर है केरल, ए। तो 28 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी कुछ प्रमुख सूचकांकों में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूचकांक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसे रखा सूचकांक और रैंक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 168, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 142, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 144। इनमें से कौन सा से युग्म सही हैं? ए व 1 व 2, 2 व 3, केवल 3 और डी सभी। तो इसका उत्तर है सभी, ये सभी सुमेलित है। ठीक है, तो यहां पर देखिए विभिन्न सूचकांक, जो नए सूचकांक हैं उनकी लिस्टिंग दी गई है। उसमें शीर्ष देश कौन सा है ये भी दिया गया है और उसमें भारत की रैंक क्या है ये भी दिया गया है। तो इसे एक बार ध्यान से आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी किस स्थान पर खोली जाएगी? चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता। ABCD।
तो इसका उत्तर है बंगलुरु में ये खोली जाएगी। ठीक है, तो 30वें का हमारा उत्तर है बी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।